Hello my dear student and my respected government job aspirant. Today we will discuss a question. हमारे पास जो चैप्टर हमने डिस्कस किया जनरल साइंस का क्या ग्रेविटेशन डिस्कस किया हमने। इस ग्रेविटेशन चैप्टर का टोटल क्वेश्चन जितना भी जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं और एक साथ लाए गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो ग्रेविटेशन का हम यहाँ पे चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन। और एक बात और, जो स्टूडेंट थ्योरी की क्लास को अटेंड बिल्कुल भी नहीं किए, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो भी स्टूडेंट इस सेशन को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे इसके अंदर, वो सारे के सारे मैं इसके साथ क्वेश्चन के साथ ही साथ डिस्कस करूंगा। तो उन लोगों को भी इसका एडवांटेज मिलेगा। वो स्टूडेंट आल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस क्लास। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे बाहर इस क्वेश्चन सेशन को डिस्कस करने के बाद ग्रेविटेशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस क्वेश्चन सीरीज से बाहर बने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले बात, ग्रेविटी के बारे में सारी बातें हम सीख लेते हैं। तो ग्रेविटेशन जब चैप्टर शुरू ही होता है तो वहाँ पे एक बात आती है किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। किसकी बात आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आती है। और एक आती है किसकी बात, ग्रेविटी की बात आती है। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी की बात आती है। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और कब दिया था, 1687 ईस्वी में दिया था। 1687 ईस्वी में उन्होंने दिया था ये न्यूटन, अपने एक थ्योरम दिए थे, जिसको क्या, किस बुक में दिए थे, उस बुक का नाम क्या था, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। क्या, नेचुरल फिलॉसफी एक बुक थी जिसके अंदर उन्होंने इस लॉ को दिया था। उस लॉ को उन्होंने क्या बोला था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बात समझ में आ रही है, क्या बोला था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला था। अब उस लॉ में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये कहा था कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी लिविंग नॉन लिविंग, छोटे बड़े, जिसके अंदर भी थोड़ा सा भी मास होगा, वो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं, ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी अट्रैक्शन फोर्स को उन्होंने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ग्रेविटी की बात कहाँ से आ जाती है, जब ये दो जनरल ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ए हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट बी हो सकता है, जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको बोला गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है। लेकिन जब हमारे पास हम अर्थ सरफेस की जब बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है, तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कह दिया गया, ग्रेविटी कह दिया गया। क्या कह दिया गया भाई, ग्रेविटी कह दिया गया। तो शायद आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। उसके बाद इन्होंने जो इसका फार्मूला दिया था, मैथमेटिकल फार्मूला, उसने क्या दिया था, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर का स्क्वायर, जहां आर क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है, और m1 m2 क्या है, मास का, दोनों ऑब्जेक्ट का मास है। ये सारी थ्योरी हो गई इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ से पता चला। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला, चार्ल्स न्यूटन। ये कोई ऑप्शन होता नहीं है, चार्ल्स न्यूटन कोई नाम ही नहीं है। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो इन्होंने डिस्कवर क्या किया था, डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इन्होंने क्या किया था, डिजिटल कंप्यूटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस का। तो डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। आइजैक न्यूटन इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। उनके बारे में हमने सारी बातें सीख ली। 1687 ईस्वी में मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी में दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। जॉन ऑदम कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये क्या थे, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे। यूनाइटेड स्टेट के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और ये कब से कब थे, 1797 ईस्वी से लेकर के ये 1801 ईस्वी तक यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे, राइट। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हु प्रोनाउंस द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने बोला इसी जो ग्रेविटेशनल लॉ या ग्रेविटी जो था, ये सारी चीजों, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा गया था। उसने किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। गैलीलियो के बारे में बात करें तो इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। किसका विकास किया था, टेलीस्कोप का। कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट थे जिनको महान वैज्ञानिक कहा जाएगा सोलर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से।
1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने एक थ्योरी दिया था जिसको बोला था क्या, हेलियोसेंट्रिक सिस्टम। क्या बोला था, हेलियोसेंट्रिक सिस्टम। हेलियोसेंट्रिक सिस्टम में उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास सोलर सिस्टम है, सन कहाँ है, सेंटर में है, और इसके चारों तरफ प्लेनेट क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अर्थ है, जुपिटर है, मार्स है, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। क्योंकि 1543 से पहले और भी जितने साइंटिस्ट थे उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि अर्थ हमारे पास किसमें है, सेंटर में है, और सन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने ये थ्योरम दिया हेलियोसेंट्रिक सिस्टम के अंदर। उन्होंने बताया कि सन क्या है, सेंटर में है, राइट। तो कॉपरनिकस के बारे में आपने देखा। आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक रहे जिन्होंने किसकी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की थी। किसकी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ये क्या है, फेमस है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एप्पल रिलीज फ्रॉम द ऑर्बिटिंग स्पेसशिप। अब हमारे पास ये बोल रहा ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, इसका मतलब जो हमारे पास सैटेलाइट्स या हमारे पास जो भी कोई स्पेसशिप होता है वो हमारे ऑर्बिट में घूमता है। अगर हमारे पास ये अर्थ है, सपोज करिए ये क्या है, अर्थ है, तो अर्थ का हमने क्या किया, इतना हमारे पास कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगी ना तो अर्थ उसको अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या कर लेगा, रिटर्न बैक कर लेगा। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास स्पेस होता है, इसके पास जहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेस। और इसी स्पेस में जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो क्या करते रहते हैं, ऑर्बिट करते रहते हैं। ऑर्बिट का क्या मतलब होता है, घूमते रहते हैं, राइट। अब उसने कहा कि अगर ये कोई स्पेस क्राफ्ट है, स्पेसशिप है, इसके अंदर से कोई एप्पल हमने निकाल कर फेंका, तो बोल रहा है वो एप्पल कहाँ जाएगा, तो बोल रहा है फॉल टूवर्ड द अर्थ। क्या फॉल टूवर्ड द अर्थ करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मूव द लोअर स्पीड, क्या वो लोअर स्पीड से मूव करेगा, नहीं। मूव अलोंग द स्पेस क्राफ्ट, बिल्कुल स्पेस क्राफ्ट के साथ ही वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। मूव एट हायर स्पीड, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वेयर ट्वाइस दैट इट नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड ऑन अर्थ बाई सन वुड बी। अब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज जी, अब बोल रहा है अर्थ और सन के बीच में। तो हमने एक ले लिया ऑब्जेक्ट एम और एक मान ले लिया सन का ले लिया मास, और उनके बीच का कुछ डिस्टेंस ले लिया हमने, क्या, आर है। हमने सपोज कर लिया कि डिस्टेंस क्या है, सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, आर है, राइट। तो अब ये आर का स्क्वायर होता है। ये बोल रहा है कि अगर हम इस डिस्टेंस को क्या कर दें, 2r कर दें, क्या कर दें, 2r कर दें, तो बोल रहा है ये फोर्स कितना रह जाएगा। तो आप कर दीजिए, एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी, ये सारी चीजें एम ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन सेम है, इसको आप 2r कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर। अब आपने यहाँ से क्या देखा, ये पहले का फोर्स है एफ ऑफ जी1, और ये क्या है, एफ ऑफ जी2, जब आपने दोगुना कर दिया उसके बीच के डिस्टेंस को। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ 1 के। तो हमने यहाँ से क्या लिखा, एफ ऑफ जी2 इज इक्वल टू 1/4 एफ ऑफ जी1। अब यहाँ से आप देख लीजिए आंसर क्या होगा, ट्वाइस लार्ज दैट इज नाउ, गलत है। 4 टाइम्स दैट इज नाउ, अब क्या ये 4 गुना है, अभी जो करंट में था विदाउट डिस्टेंस चेंज करने, क्या उसका 4 गुना है, ये भी गलत है। 1/4 ऑफ व्हाट इज इट नाउ, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। उसका चौथा गुना बचाएगा जो पहले था, उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा आंसर हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यस तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन, क्या इसका वेट कैसा रहेगा, जीरो होगा, सेम रहेगा, चेंज होगा, कि नन ऑफ द अबव होगा, वो क्या होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि हमारे पास दो क्वांटिटी होती हैं, एक हमारे पास क्या होता है, वेट होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, मास होता है। मास को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, और वेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। भार की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, m इंटू जी के बराबर होती है, लेकिन मास की वैल्यू हमेशा m होती है। और जो मास होता है ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको आप अर्थ सरफेस पे या किसी और प्लेनेट पे कहीं भी लेकर के जाइए तो मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन भार की अगर हम बात करें तो भार में जी का मल्टीप्लीकेशन होता है, और जी की वैल्यू हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस पे चाहे आप ऊपर ना जाएं या नीचे जाएं या अर्थ की गहराई में जाएं या अर्थ के सरफेस से बहुत ऊंचाई पे जाए, तो जी हमेशा क्या करता है, हमारे पास वैरी करता है। और जी के वैरी के होने की वजह से जो हमारे पास वेट होता है वो स्थान बाई स्थान क्या करता है, बदलता रहता है।
अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास किसी हाइट से हमारे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने ले लिया m है, राइट। अब जब ये नीचे गिरेगा तो इसका जो वेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू m इंटू जी, क्योंकि नीचे हमारे पास g के फोर्स से ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है ड्यू टू अर्थ, राइट। तो m इंटू जी से इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये जो g है, क्या g बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, मास बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, तो दोनों चीजें क्या है इस सिचुएशन में कांस्टेंट है। और दोनों चीजें अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास जो वैल्यू होने वाली है थ्रू आउट ऊपर से नीचे आने तक वो क्या होने वाला है, हमारे पास सेम होने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला कि टू बॉल x है और y है। उन्होंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास x है जिसका मास कितना है 50 kg है, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास y है जिसका मास कितना है, हमारे पास 10 kg है, 1 kg है, सॉरी ये 1 kg है, राइट। और उन्होंने बोला कि ये किसी हाइट पे रखी हुई है। हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास अर्थ सरफेस है और इसके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। अब वो ये बोल रहे हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट x जो है पहले अर्थ सरफेस पे आ जाएगा या y पहले आ जाएगा या दोनों एक साथ आएगा। अब देखिए हमारे पास जब ये ऊपर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो अर्थ सरफेस इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा होगा, और इस पे भी ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस फोर्स से वो क्या कर रहा होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, दोनों को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब बताइए दोनों के ऊपर जब सेम फोर्स लगेगा, दोनों के ऊपर क्या ऐसा फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, तो दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे आकर के इसको हिट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अच्छा, किस केस में ये लोग आगे और पीछे से टकराती हैं, प्रैक्टिकल केस में हम नहीं देख पाते हैं। तो हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहां पे एयर रेजिस्टेंस वर्क करता है। कौन सा काम करता है, एयर रेजिस्टेंस। जहाँ पे एयर होगा वहां पे इस ऑब्जेक्ट का, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस पे एयर रेजिस्टेंस काम करने लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो ऑब्जेक्ट हैवी होता है उस पे एयर रेजिस्टेंस कम काम करता है, जो ऑब्जेक्ट हल्का होता है उस पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा काम करता है। तो जिस पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा काम करेगा तो उसको ज्यादा ऊपर की तरफ ठेलेगा, तो ये थोड़ा सा लेट आके गिरेगा, ये थोड़ा सा पहले आके गिरेगा, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, राइट। आपको समझ आ गई होगी सारी चीजें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द वेट ऑफ एनी बॉडी। अब ये बोल रहा है द वेट ऑफ एनी बॉडी। अब वेट की बात बोल दिया तो हम सीधे W इज इक्वल टू एम इंटू जी रखेंगे। अब जी अगर चेंज होगा तो वेट भी हमारे पास क्या चेंज होगा। अब ये बोल रहा है सेम एट एवरीवेयर एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। क्या ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि अर्थ सरफेस पे हम देखते हैं, अर्थ सरफेस पे ये जो हमारे पास अर्थ होता है, हमारे पास सरफेस तो ये भी है, सरफेस ये भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पोल होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इक्वेटर होता है। हमें पता है कि इक्वेटर पे जो रेडियस होती है वो ज़्यादा होती है, पोल पे जो रेडियस होती है वो कम होती है, और जी की जो वैल्यू होती है कैपिटल जी ME अपॉन आर का स्क्वायर होता है। तो जब ये रेडियस जहाँ पे कम होगी वहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, और जहाँ पे रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे रेडियस पोल पे क्या है, कम है, तो रेडियस पे अगर पोल कम है तो जी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और जी की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी हो गया। उसी तरीके से अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे तो इक्वेटर पे आर की वैल्यू क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है, और आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जी क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और अगर जी मिनिमम हो गया तो वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी मिनिमम हो जाएगा, तो वेट भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब अर्थ सर्फेस पे चारों तरफ कहीं भी जी की वैल्यू सेम नहीं हो रही। भाई समझ आ रही बात। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। मिनिमम मैक्सिमम एट पोल ये हमारे पास ऑप्शन सही है, क्योंकि जी हमारे पास मैक्सिमम है तो वेट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मोर ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे तो रेडियस ज़्यादा होती है तो जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ऑप्शन गलत हो गया। मोर ऑन माउंटेन देन प्लेन। अब बोल रहे हैं माउंटेन, अगर ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, अगर ये हमारे पास अर्थ सरफेस है और हमने कहा कि यहाँ पे एक माउंटेन है, सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है, एक माउंटेन है, तो हमने क्या किया, अब ये जी की वैल्यू में हम क्या रखेंगे, जी ME अपॉन आर, तो हमारे पास रेडियस पहले से था, प्लस एच डिस्टेंस और बढ़ गया, तो इसका मतलब ये टोटल क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और जब ये बढ़ जाएगा तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जी जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब वेट भी कम हो जाएगा। इसका मतलब मोर नहीं, यहाँ अगर मिनिमम होता तब ये ऑप्शन सही होता। बात समझ में आ रही बात, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग with a constant acceleration 9.8 meter per second, what will be its velocity after 3 seconds।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं न्यूटन की 3 इक्वेशन है, एक पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस है, s पूरे इक्वेशन में s डिस्टेंस है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम है, t क्या है, टाइम है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, v फाइनल है, और u क्या है हमारे पास, v इनिशियल वेलोसिटी है। ये सारी चीजें हैं इसके पैरामीटर। अब उन्होंने कहा कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास इतना है, और उन्होंने वेलोसिटी पूछी है, तो हम वेलोसिटी देखिए कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं। एक तो हम वेलोसिटी अपनी यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दी हुई है और यहाँ पे एक वेलोसिटी दी हुई है, राइट। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात है, यहाँ पे किसकी डिस्टेंस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है ना, तो हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम इसको यूज कर लेंगे। जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, नहीं एक्सेलरेशन है, सॉरी एक्सेलरेशन है। v इज इक्वल टू हमको ज्ञात करना है, इनिशियल वेलोसिटी हम ले लिए 0 और एक्सेलरेशन हमारे पास दे दिए 9.8, और इन्होंने बोला कि 3 मिनट या 3 सेकंड के बाद क्या इसकी वेलोसिटी होगी, तो इसका आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो मेरे समझ से ये 29.4 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात आपको समझ में आई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ द बॉडी ऑफ एन अर्थ, अर्थ के ऊपर मास की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, ये हमारे पास कोई अर्थ है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास उन्होंने दे दिया है कितना, 100 किलोग्राम, क्या दे दिया, 100 किलोग्राम। और जी ऑफ अर्थ, अर्थ का जो ग्रेविटी है उन्होंने क्या दे दिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उन्होंने बोला कि इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू g/6, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे अगर हमने ले लिया मून ले लिया, ये क्या ले लिया हमने, मून ले लिया, और यहाँ पे जो g की वैल्यू है, g ऑफ मून इज इक्वल टू g ऑफ e/6, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, राइट। देन द मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून, अब आप बताइए मास क्या होगा। हमने अभी भी डिस्कस किया कि मास हमेशा कहीं भी लेकर जाइए आप वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मास हमेशा कितना होने वाला है उसका, 100 kg ही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे बोलूं कि वेट क्या होगा, तो अगर मैं वेट ऑफ अर्थ निकालूं, अर्थ पे कितना वेट होगा, तो आप क्या बोलेंगे, m इंटू जी होता है। m की वैल्यू उन्होंने क्या दिया है, 100 किलोग्राम दिया है, मल्टीप्लाई बाई आप 10 का कर देंगे, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू उन्होंने 10 लिया है, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1000 न्यूटन, क्या हो जाएगी, 1000 न्यूटन। लेकिन मैं अगर यही वैल्यू अगर मैं मून पे निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, वेट ऑन मून, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, मास अभी भी कितना रहेगा, 100 किलोग्राम रहेगा, लेकिन ग्रेविटी ऑफ मून कितना दिया हुआ उन्होंने, GE/6 का मतलब GE की वैल्यू क्या है, 10, तो यहाँ पे आप कितना रख देंगे, 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1000/6, 1000/6 के बराबर हो जाएगा। तो वेट मून पे क्या हो गया, कम हो गया, राइट। तो वेट चेंज हो गया, लेकिन मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेटलेसनेस इज, वेटलेसनेस मतलब भार में छीड़ता, कब किसी आदमी को, किसी ऑब्जेक्ट को अपने भार में हल्कापन कब महसूस होगा, ये बताइए। अब बताइए वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। मास हमेशा कौन सी क्वांटिटी है, कांस्टेंट। अब जब g बढ़ेगा तो वेट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन अगर g घटेगा तो वेट क्या हो जाएगा, घटेगा, बस इतना ही तो है। अब आप देखिए, व्हेन ग्रेविटी इज डिक्रीज देन वेटलेसनेस, आपको आप अपने भार में क्या, हीनता या छीड़ता महसूस होगी, समझ रहे हैं। वैक्यूम में, वैक्यूम क्या है, वैक्यूम का मतलब बस इतना होता है कि जहाँ पे एयर नहीं रहेगी, लेकिन ग्रेविटी वहाँ रहेगी, समझ रहे हैं, नहीं बात समझ रहे हैं। अच्छा, वेट डिक्रीज करेगा तब भी मास घटेगी, तो ऑप्शन नंबर बी, जीरो ग्रेविटी। अगर जीरो ग्रेविटी हो गई, इसका क्या मतलब हो गया, वेट का जाएगा जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा इसका। यहाँ तो वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा केवल, वेटलेसनेस मतलब उसका भार क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, जहाँ पे जीरो ग्रेविटी। और जीरो ग्रेविटी कहाँ होती है भाई, स्पेस में होती है, कहाँ होती है, स्पेस में होती है, राइट। शायद आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैटेलाइट केप्ट इज मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू, अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास अर्थ है ना, ये हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट वगैरह सारी चीजें मूव करती रहती हैं। चाहे आप ये एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप एग्जांपल ले लीजिए सन के तरफ जो अर्थ मूव कर रहा है, ये भी तो मूव ही कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। तो बोल रहा है वो किसकी वजह से मूव कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, किस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, चाहे ये स्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे ये स्ट्रक्चर ले लीजिए, मैं इसको समझाता हूँ अभी।
तो यहाँ पर देखिए जब भी ये ऑब्जेक्ट ये अर्थ है तो इसका जो इनर्शिया होगा इस पोजीशन पे क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इनर्शिया क्या बोलता है, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ मुझको जाने दो, मुझको रोको मत। वो उसका क्या करता है, अपोज करता है। अगर यहाँ होगा तो बोलेगा इधर भाग जाओ, ये सर्कुलर ऑर्बिट छोड़ ही दो। लेकिन कौन सा ऐसा फोर्स होता है किसके कारण की वजह से ये अर्थ हमेशा अपने इस पाथ को, इनर्शिया वाले पाथ को तोड़ करके ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। तो कोई एक ऐसा फोर्स लगता है इसके ऊपर, कहाँ लगता है, टूवर्ड द सेंटर लगता है, टूवर्ड द सेंटर लगता है वो फोर्स। और उस फोर्स का नाम क्या होता है, वो जो फोर्स उसके इनर्शिया को तोड़ करके इसको बाध्य करता है कि तुम सर्कुलर पाथ पे मूव करो, वो जो टूवर्ड्स फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कैसे हुआ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है इसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से सैटेलाइट वाले केस में भी जब अर्थ के चारों तरफ ये मूव कर रहा होगा तो इसके सैटेलाइट और अर्थ के बीच में भी क्या लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अपने सर्कुलर पाथ को क्या करता रहता है, मेंटेन करता रहता है। वो अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ करके कोई दूसरा पाथ नहीं फॉलो करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं होता है, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन होता है, रिएक्शन फोर्स होता है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपका टूवर्ड द अर्थ लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगे, अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, और इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर मैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की बात ही कर रहा हूँ तो देखिए ये टूवर्ड द सेंटर लगता है ये, और ये अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। इसकी भी वैल्यू mv²/r होती है, इसकी भी वैल्यू mv²/r होती है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है, इस वजह से इसको एक्शन और रिएक्शन फोर्स भी कहा जाता है, राइट। ये सारी बातें हो गई आपकी। तो आपको शायद ये सेशन आप इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही बेसिक से मैं सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करता रहा हूँ। अ पर्सन सेटिंग ऑन अ लिफ्ट, देन व्हेन विल ही फील दैट हिज वेट गेट इंक्रीज। अब बोल रहा है किस केस में वो ये फील करेगा कि उसका वेट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैं इसके बारे में आपको 3 कंडीशन मैंने आपको बताया है और मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अब देखिए हमारे पास जो पहला कंडीशन होगा केस नंबर 1, इसमें मैं ले रहा हूँ कि एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का ये मतलब नहीं है कि लिफ्ट मूव नहीं कर, लिफ्ट मूव तो कर रही है लेकिन वेलोसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट है, राइट। और दूसरा केस हम ले रहे हैं कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन से कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है लिफ्ट। और तीसरा केस मैं ले रहा हूँ कि एक्सेलरेशन से किसी एक्सेलरेशन से लिफ्ट क्या आ रही है, नीचे आ रही है। अब इसमें कोई आदमी जो बैठा हुआ है ना भाई, उसके ऊपर एक नीचे फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी mg, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लग जाएगा। और यही नॉर्मल फोर्स हमको आभास होता है, यही नॉर्मल फोर्स हमको फील होता है। तो हमको हमेशा किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नॉर्मल फोर्स की। उसी तरीके से जब मैं इस कंडीशन की अगर मैं बात कर लूँ अभी इसी वक्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो है तो n इज इक्वल टू किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो उसको कोई भी अपने वेट में ना ही उसको कमी महसूस होगी ना ही उसको ज़्यादा महसूस होगा, ना ही उसका अपना भार ज़्यादा महसूस होगा ना ही उसको अपना भार कम महसूस होगा। n इज इक्वल टू mg, जितना भार का वो था उतना ही भार उसको आभास भी होगा। तो ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन जब जीरो है। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसके नीचे एक वेट लग रहा होगा mg और उसके रिएक्शन फोर्स में क्या लग रहा होगा n, लेकिन लिफ्ट कितने ऊपर जा रही है। तब हम इसको बैलेंस करेंगे, सारे फोर्स को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। लिफ्ट जा रही है ऊपर तो हम इसको करेंगे n माइनस mg इज इक्वल टू ma, m एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अब हम यहाँ से n अगर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mg प्लस ma, mg प्लस क्या हो गया, ma हो गया। अगर मैं a इज इक्वल टू g ले लूं तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mg के बराबर हो जाएगी कि नहीं। अब देखिए स्टार्टिंग में उसका भार कितना था, वेट कितना था, mg था, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाने लगी ए एक्सेलरेशन से तो उसको कैसा फील होने लगा, वो भारी फील कर रहा है अपने आप को। कितने से भारी कर रहा है, अपने दुगना वेट से भारी फील कर रहा है। उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन नीचे आ रही है तो यहाँ पे एक फोर्स कितना काम करेगा, mg काम करेगा, यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स n काम करेगा। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अब ये नीचे आ रही है तो हम mg से घटाएंगे इसको, mg माइनस n इज इक्वल टू किसके बराबर, ma के बराबर।
ma के बराबर, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, mg माइनस ma बराबर n के बराबर हो जाएगा। अब मैं अगर g को a के बराबर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, mg माइनस mg इज इक्वल टू n, और यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास कौन सी कंडीशन, वेटलेसनेस, जो हमने अभी यहाँ पे देखा वेटलेसनेस की कंडीशन यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे वो उसको अपने आप को क्या हल्का महसूस करेगा, कैसा महसूस करेगा, हल्का महसूस करेगा। जब लिफ्ट नीचे आएगी तो वो अपने आप को हल्का महसूस करेगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए हल्का महसूस करेगा। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो अपने आप को क्या भारी महसूस करेगा। लेकिन जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन 0 से मूव करेगी, उस कंडीशन में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो सेम फील करेगा, उसको कोई भी भारी कोई हल्का कुछ नहीं महसूस होगा। शायद आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन ही फील हिज वेट इज गेट्स इंक्रीज, मतलब उसका वेट ज़्यादा लग रहा है, तो उसका मतलब कौन सा कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन, एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही होगी। व्हेन द लिफ्ट गोइंग अपवर्ड विद वैरिंग वेलोसिटी, अब देखिए वैरिंग वेलोसिटी मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया। ये क्वेश्चन क्या है, व्हेन गोइंग डाउनवर्ड जाता है तो हमारे पास वेट कैसा हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो उसमें वो अपने आप को हल्का महसूस करता है, मतलब उसका वेट गेट डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, अपवर्ड तो जा रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या, एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाता है तो n इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है, mg की, उसको कोई भी हल्का और भारी कुछ नहीं महसूस होता है, राइट। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी भी होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही ऑप्शन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। इसमें देखिए एक चीज हमको यहाँ पे सिंपल डिस्कस करूंगा मैं, सारे के सारे क्वेश्चन एक पैटर्न पे, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन एक साथ लेकर के आया हूँ। हमने यहाँ पे जो टाइम पेंडुलम होता है t इक्वल टू 2π√L/g, ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो कंक्लूजन एक निकल के आता है कि जो अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, क्या समर में हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास लेंथ ये हमारे पास जिसमें ये स्ट्रिंग, जिसमें ये पेंडुलम बंधा हुआ होता है, ये क्या करती है, एक्सपैंड करती है, क्या करती है, एक्सपैंड करती है। और जब ये एक्सपैंड करेगी तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्लॉक क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, यही तो बात होगी, क्लॉक स्लो हो जाएगी। और जब हमारे पास विंटर आ जाता है तो टेम्परेचर घटता है, और टेम्परेचर अगर घटता है तो लेंथ सिकुड़ती है, ये इसमें क्या होता है, संपीड़न होता है। जब ये सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो उस समय क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप इस फार्मूले में देखिए, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, घड़ी कैसी हो जा रही है, स्लो हो जाएगी, घड़ी क्या हो जाती है भाई, स्लो हो जाती है। उसी तरीके से जब लेंथ घट रहा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, टाइम पीरियड बढ़ रहा होगा, इसका मतलब घड़ी क्या हो जा रही है, फास्ट हो जा रही है, राइट। और दूसरी चीज ये डिपेंड किस पे करती है, लेंथ ऑफ द उस पे डिपेंड करती है, किस पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करती है, और ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। मास ऑफ द पेंडुलम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती इसकी। बात समझ में आई, बस इतनी सी बात इसमें करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड अपॉन द मास, एकदम नहीं, डिपेंड अपॉन द लेंथ, एकदम सही, डिपेंड अपॉन द टाइम, एकदम नहीं, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये भी नहीं। तो डायरेक्टली जो डिपेंडेंस, ये इनडायरेक्ट डिपेंड करता है ना टेम्परेचर पे, इनडायरेक्ट डिपेंड करता है, डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या मारेंगे, डिपेंड अपॉन द लेंथ। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन द पेंडुलम ऑफ क्लॉक यूजुअली लॉसेज द टाइम इन समर, लॉस द टाइम का क्या मतलब, स्लो हो गई क्लॉक क्या हो गई, स्लो हो गई। समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में ये स्लो हो जा रही है। यूपीएससी 2012 1954 दोनों में पूछा गया है। तो ड्यू टू लॉन्गर डेज इन समर, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ड्यू टू फ्रिक्शन, ये भी नहीं है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडियां एक्सपैंड करती हैं, तो इंक्रीज द टाइम पीरियड। ये हमारे पास ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। पेंडुलम ऑफ द क्लॉक कैन रन फास्टर, अब तेज कब चलेगी, तेज जब चलेगी जब टाइम पीरियड क्या हो जाए, कम हो जाए। टाइम पीरियड कम होने का क्या रीजन हो सकता है, जी तो हमारे पास कांस्टेंट ही है, जहां भी घड़ी रखी रहेगी, और हमारे पास 2π हमारे पास कांस्टेंट ही है। एल हमारे पास क्या हो जाना चाहिए था, घटना चाहिए था। एल घटेगी कब, जब हमारे पास उसके लेंथ में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये क्या करेगी, सिकुड़ेगी कब, जब हम इसको क्या करेंगे, विंटर में लेकर के जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, विंटर, राइट। आई थिंक आपको ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, हम बोलेंगे अर्थ पे क्यों एटमॉस्फेयर है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों है और क्यों मून पे नहीं है, दोनों चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये जियोग्राफी का भी क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए जो हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में होता क्या है एक्चुअली, बहुत सारे टाइप की क्या हो जाती हैं, गैस होती हैं। और गैस में किसके, एटम से ही तो बन के मिले होते हैं। ये सारे जो गैस होते हैं एटमॉस्फेयर हमारे वायुमंडल में चारों तरफ, वो क्या होती हैं, गैस होती हैं। और गैस में क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इस मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, कुछ वेलोसिटी भी हो जाती है। क्या इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाती है, हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, राइट, मूव करते रहते हैं। अब हमने एक टर्म सुना होगा कि स्केप वेलोसिटी, क्या सुना होगा, स्केप वेलोसिटी, वो क्या होता है, पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी वी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पलायन वेग बोलते हैं। पलायन वेग क्या बोलता है कि अगर आपके पास स्पीड 11.2 किलोमीटर, ये अर्थ की बात चल रही है, 11.2 किलोमीटर हो गई, तो जितने भी इसमें वेलोसिटी मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं वो छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे, स्पेस में भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे, स्पेस में भाग जाएंगे, और कभी रिटर्न होकर के अर्थ पे नहीं आएंगे। तो अर्थ मून पे जो है, मून पे जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है वो लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, राइट। तो यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो स्केप वेलोसिटी से क्या है, ज़्यादा होगी, तभी तो ये भाग गए छोड़ करके। तो इसका मतलब मून पे जो गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड है वो स्केप वेलोसिटी से क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ की जो मॉलिक्यूल हैं वो मून के स्पेस में चले गए, वो फिर मून पे रहे ही नहीं। इसी वजह से मून पे एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। इन्होंने क्या बोला, इट इज नियर टू द अर्थ। अच्छा, मून जो है एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है, वन नेचुरल सैटेलाइट ऑन किस पे, अर्थ पे है। मतलब नेचुरल सैटेलाइट का क्या मतलब, अर्थ के चारों तरफ जो है मून घूम रहा है, राइट। अब ये बोला इट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी गलत है, मून सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं उसके एटमॉस्फेयर से। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी हियर। समझ में आ रही बात, ये आपके बात समझ में आनी चाहिए, एटमॉस्फेयर नहीं है इसी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी ट्रू फॉर प्लेनेट टू हैव एन एटमॉस्फेयर। अब बताइए किसी भी प्लेनेट, अगर हमारे पास कोई प्लेनेट ए है, इसके चारों तरफ इसके वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर होने के लिए क्या है, कंडीशन क्या है कि इसकी जो मॉलिक्यूल की एस्केप वेलोसिटी होगी वो इस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी से क्या हो, कम हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अगर ये हमारे पास अर्थ है और इसके ऊपर एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर, तो ये जो मॉलिक्यूल की एस्केप वेलोसिटी है, जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर से क्या होनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। अगर इतना हो गया तो वो भाग जाएंगे छोड़ करके, इस एटमॉस्फेयर को छोड़ करके क्या चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन इट्स एटमॉस्फेयर इज लेसर देन द एस्केप वेलोसिटी। बात समझ में, यही ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, इससे कम होनी चाहिए। ये जो गैस यहाँ पे रह रहे हैं उसके मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो 11.2 किलोमीटर से कम रहनी चाहिए, ज़्यादा हो जाएगी भाग जाएंगे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की बात करें, देखिए एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है √2 GRE। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो RE ले लिया मैंने, रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस ले लिया। जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटी की वैल्यू 2 कांस्टेंट है, ये इसी पे डिपेंड करती है, यही हमारे पास फार्मूला है। अब बोल रहा है मास ऑफ द बॉडी, क्या इस पे डिपेंड करती है, नहीं डिपेंड करती। रेडियस ऑफ प्लेनेट इस पे डिपेंड करती है। मास ऑफ द प्लेनेट, ये भी गलत है, इस पे भी डिपेंड नहीं करती, तो ये भी नहीं डिपेंड। हमारे पास डिपेंड किस पे करती है, इस पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास आंसर नंबर इसका 2 सही हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन है। अब ये बोल रहा है कि किसी, ये हमारे पास किसी ऊंचाई से ही, देखिए फ्री फॉलिंग का जब भी कॉन्सेप्ट है तो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो बोल रहा है इक्वल मोमेंटम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, हमेशा बढ़ रही है, क्योंकि इस पे क्या लग रहा होगा, जी लग रहा होगा। अब आप बताइए, अगर जी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10 और v इज इक्वल टू क्या पता है, u+80 होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, u इज इक्वल टू 0 है। अब मैं बोलूँ अगर a इज इक्वल टू 10 है तो 1 सेकंड में v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक। अगर मैं t इज इक्वल टू 1 पे था, t इज इक्वल टू 2 की बात करूँ तो 10 गुणे 2, फिर यहाँ पे क्या 2 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही, बढ़ रही है। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो मोमेंटम क्या हो जाता है, p इज इक्वल टू mv हो जाता है। इसका मतलब मोमेंटम भी चेंज होगा। तो इक्वल मोमेंटम गलत, वेलोसिटी क्या सेम है, गलत।
एक्सेलरेशन और फोर्स, फोर्स की यहाँ पे बात हम नहीं करेंगे, हम बात किसकी करेंगे, इक्वल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू अगर 9.8 लग रही है तो थ्रू आउट द जर्नी वो कितनी लगती रहेगी, 9.8। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, सी। इफ अ कॉइन टॉस्ड अपवर्ड, कह रहा है अगर एक किसी कॉइन को अपवर्ड में हम टॉस करते हैं तो वेलोसिटी कितने से, इतने से, तो ये कह रहा है राइजेज टू हाइट, मतलब वो कितने ऊपर जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कोई अर्थ सरफेस है, यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं और उसकी स्पीड आप ले रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो वो कितनी हाइट अटेंड करेगा, कितनी हाइट अटेंड करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, हमारे पास 3 इक्वेशन, सीधे सीधे यही लिख लीजिएगा एग्जाम में। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है पहला, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तीसरा क्या हो जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाता है। आपको निकालना है h, आपको क्या निकालना है, h निकालना है। तो आप किस फार्मूले से सही तरीके से निकाल पाएंगे, आपको क्या क्या पता है, खाली आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर g आप ये अर्थ सरफेस है तो यहाँ पे आपको g पता होगा, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपको h निकालना है। देखिए इसमें टाइम पूछ देगा, जहाँ जहाँ टाइम है, अब यहाँ पे हमको टाइम दिया नहीं तो इन दोनों इक्वेशन को हम निकाल देंगे, हटा देंगे, यहाँ से हम निकालेंगे। यहाँ से अगर हम h निकालते हैं तो h मतलब क्या है, s है, s ही तो है डिस्टेंस हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो गई, तो ये वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 2g दैट इज इक्वल टू एस। यही s हमारे पास क्या किसके बराबर हो जाएगी, हाइट के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, चलिए 9.8 गुणे 9.8 ये हमारे पास इनिशियल स्पीड अपॉन 2 गुणे 9.8 हमारे g की वैल्यू हमने ले लिया स्टैंडर्ड, यहाँ से इसको काट दिया, यहाँ से इसको काट दिया तो हो जाएगा 4.9 मीटर। ये 4.9 मीटर की स्पीड तक जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज ये देखना है कि जब भी हम अर्थ सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को उछालेंगे तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी h इज इक्वल टू, वो हमेशा वी स्क्वायर अपॉन 2g से होगा। जिस स्पीड से आप उसको उछालेंगे उसमें आप 2g से भाग कर दीजिए, उतनी ऊंचाई वो हमेशा तय करेगी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। कितना सिंपल क्वेश्चन, हमने क्या पढ़ा था अभी पहले क्वेश्चन में, एफ ऑफ जी इक्वल टू क्या, कैपिटल ऑफ जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, हमको इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अच्छा इसमें क्या यूनिट निकालना, दोनों क्वेश्चन देखिए यही करते हैं, इसको भी और इसको भी। अब देखिए सबसे पहले मैं न्यूटन की बात कर लेता हूँ, सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं, किसकी, एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल ऑफ जी। अच्छा ये क्या हो जाता है, मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, इसको किस में, किलोग्राम में, आर को मीटर में, मीटर इंटू मीटर, राइट। यहाँ तक बात समझ आई। अगर बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी इंटू किलोग्राम का स्क्वायर अपॉन मीटर का स्क्वायर। अब मैं मीटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूंगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, ये बराबर किसके हो गया, जी के। ये हमारे पास हो गए यूनिट, तो ये यूनिट कौन सी सही हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं ये 2 कर लेता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक। मिस्टेक से वो शायद राइट नहीं हो पाया वहाँ, चलिए ठीक है। तो हमारे पास एसआई यूनिट यहाँ पे निकल कर आ गई। अब हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करेंगे। सबसे पहले न्यूटन की बात करिए, न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वो क्या एफ की यूनिट होती है न्यूटन, और एफ का फार्मूला क्या होता है, एम इंटू वे। एम को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, इसको हम मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ से हम अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो किलोग्राम को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, मीटर को हम स्मॉल कैपिटल एल से लिखते हैं, और टी की पावर नीचे 2 रहेगा तो ऊपर जाएगा टी की पावर -2 हो जाएगा, ठीक। अब यहीं पे हम इसको रख लेते हैं, हमारे पास न्यूटन की वैल्यू आ गई डायमेंशन में। अब यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, यहाँ पे न्यूटन की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एल टी की पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर है तो मतलब एल की पावर 2 अपॉन किलोग्राम नीचे 2 है तो मतलब मास की पावर 2। अब देखिए मास की पावर 2, एक एक पावर कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, पावर 1 बचेगा, एल की पावर 3 हो जाएगा। चलिए एल की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगी, मीटर की पावर नीचे मास की पावर 1 है तो ऊपर आ जाएगा तो एम की पावर -1। तो हमारे पास जहाँ भी ये ऑप्शन होगा वही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 ये हमारे पास ऑप्शन सही हो गया, ठीक। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में हमेशा पूछ ले जाते हैं। बहुत ही इजी चीजें हैं अगर आपको समझ आती हैं तो। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की बात की जा रही है, वो कितनी होती है,
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मैं जी उसके एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून की बात करूं तो हो जाता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पे आप कभी भी ये कंफ्यूज मत करिएगा कि 11.2 मीटर पर सेकेंड, एकदम नहीं, ये गलत हो जाता है, यही कंफ्यूजन आ जाता है। जब आपको कंपटीशन में ये सवाल पूछता है तो कभी कभी दे देगा 11.2 मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन हमेशा किलोमीटर पर सेकेंड मार करके आइएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू √2 स्मॉल जी इंटू आर ई, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। राइट, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हमने दो सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था। एक सैटेलाइट जो होती है जियो स्टेशनरी होती है, एक होती है हमारे पास पोलर सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है वो 36,000 किलोमीटर अर्थ सर्फेस पर रखी जाती है। जो पोलर सैटेलाइट होती है वो 800 किलोमीटर की स्पीड हाइट पे रखी जाती है। पोलर सैटेलाइट हमेशा नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। राइट, तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। और ये सारी बातें हमने बेसिक कर ली जो आपको फर्दर आपके नॉलेज में इन्हेंसमेंट लाएगा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज द कैपलर थर्ड लॉ, एट द कैपलर, ये कैपलर थर्ड लॉ आ गया, ये कैपलर सेकंड लॉ आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं कैपिटल फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों की बात करते हैं, फिर उसके बाद तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए कैपलर, अगर मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, कैपलर फर्स्ट लॉ, कैपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, कैपलर का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो किसी भी प्लैनेट्स के चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं वो कैसे शेप में रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में। कैसे पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में। ये पहला क्वेश्चन, केपलर का पहला नियम ही कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमेशा उस प्लैनेट्स के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करते रहते हैं। कैसे पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करते रहते हैं। दूसरा जो नियम होता है केपलर का, वो ये बोलता है कि अगर हमारे पास ये इलिप्टिकल पाथ है और सन किसी एक फोकस पे है, तो किसी भी पॉइंट में अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ये हमारे पास पहला प्लैनेट है, और यही प्लैनेट जब ये इसके नज़दीक पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला जो एरिया ट्रेवल किया गया है t = 5 मिनट, एक इक्वल टाइम इंटरवल में फारदेस्ट पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट, जो हमारे पास दूर पॉइंट है वो भी और जो नियर पॉइंट है वो भी, दोनों के दोनों इक्वल एरिया हमारे पास क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ को हम क्या, लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से भी एक कंक्लूजन और मैं निकाल के बताया था आपको कि जो दूर है, देखिए इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने क्या की, कम डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, और एक ही दोनों सैटेलाइट है, यही सैटेलाइट यहाँ से घूम रही थी, फिर यही सैटेलाइट यहाँ आई, जब उसने यहाँ आया तो सेम टाइम में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन जब यही सैटेलाइट यहाँ पहुँच रही है तो बस खाली इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब जो प्लैनेट या जो सैटेलाइट सन से ज़्यादा दूरी पे है, जो हमारे पास दूर पॉइंट पे है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपोगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोगी बोलते हैं। अपोगी पॉइंट पे होगा, जो फारदेस्ट पॉइंट पे होगा वो कैसा चलेगा, स्लो चलेगा। वो कैसा चल रहा होगा, स्लो चलेगा। और जो नियरेस्ट पॉइंट पे होगा, जो नज़दीक पॉइंट पे होगा सन से, वो उसकी स्पीड कैसी होगी, फास्टेस्ट होगी। समझ में आ रही है ये बात। अच्छा, तीसरा जो रूल होता है उनका, तीसरा रूल क्या बोलता है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल टाइम होता है, ऑर्बिटल टाइम क्या बोलते हैं कि एक चक्कर लगाने के, इस सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में लगाया गया जो समय होगा वो क्या कहलाता है, एक ऑर्बिटल टाइम कहलाता है। तो तीसरा फार्मूला उन्होंने बोला कि ऑर्बिटल टाइम के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होता है। सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाता है, सेमी मेजर एक्सिस जो हमारे पास ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, मैंने आपको बताया था ये, इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं। और इसका जो ये सेंटर होगा, सेंटर की चाहे ये वाली डिस्टेंस चाहे ये वाली डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल आर, और इसी का क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। तो ये तीनों केपलर के लॉज हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, एज पर द केपलर थर्ड लॉ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सेमी मेजर एक्सिस नहीं, सेमी मेजर एक्सिस तो होता है लेकिन सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होता है, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत।
क्यूब रूट दे दिया, ये क्या दे दिया, क्यूब रूट। क्यूब रूट का क्या मतलब, क्यूब रूट का मतलब ये करके ये कर दीजिए, ऐसा है ही नहीं है, क्यूब रूट लगा ही नहीं है, स्क्वायर हो नहीं सकता, वो क्या है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस आपको याद रखना है और क्यूब क्यूब याद रखना है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। कैपलर सेकेंड लॉ, कैपलर सेकेंड लॉ, एरिया ऑफ लॉ आल्सो, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, लॉ ऑफ एरिया। कैपलर फर्स्ट लॉ, कैपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं कि अच्छा, कैपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इसमें क्या बोल रहा है, फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स आर द इलिप्स। क्या बोल रहे हैं कि जो ऑर्बिटल शेप है हमारे पास किसी प्लैनेट्स की, वो इलिप्टिकल पाथ होती है। कैसी पाथ होती है, इलिप्टिकल पाथ होता है। तो वो कौन सा बोलता है, केपलर फर्स्ट लॉ। ये कौन सा लॉ बोलता है, केपलर फर्स्ट लॉ। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द स्टोन ब्रिंग बैक टू द अर्थ फ्रॉम द मून देन इट्स। अब ये बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक स्टोन है, ये कोई स्टोन है, ये पहले मून पे रखा हुआ था और उसको फिर हम ब्रिंक बैक किस पे ला रहे हैं, अर्थ पे ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं, अर्थ पे ला रहे हैं इसी स्टोन को। तो ये क्या बोल रहा है, मास विल बी चेंज। मास कभी चेंज हो सकता है क्या, अगर ये 10 किलो का यहाँ था, इसका मास अगर 10 किलोग्राम यहाँ था तो इसका मास 10 किलोग्राम यहाँ भी होगा। मास एंड वेट विल बी चेंज, ये भी गलत है। वेट चेंज हो सकता है क्योंकि वेट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता है, m इंटू जी, और जी यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, m इंटू जी, यहाँ पे जी ज़्यादा हो जाता है, तो वेट यहाँ तो बढ़ जाएगा, लेकिन वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट सकता है। वेट नेवर चेंज, ये भी गलत है, वेट कभी, मास रिमेन कांस्टेंट बट वेट विल बी चेंज। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेज देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। अब देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको समझाया था। जो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू होती है ना, ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इन्वर्सरी रिलेशन होता है स्पीड ऑफ द ऑर्बिट। और जी की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी अगर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो गया। उसने क्या बोला कि स्पीड ऑफ द रोटेशन इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो जी की वैल्यू घट जाएगी, और अगर जी की वैल्यू घट जाएगी तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एम इंटू जी, और अगर जी घटेगा तो वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वेट ऑफ द बॉडी विल बी डिक्रीज। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। बात समझ में आई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच रीजन द अर्थ वेट ऑफ द बॉडी इज स्लाइटली ग्रेटर। अब देखिए, हमारे पास हमने आपको बताया था, एक हमने बताया क्या, ये होता है इक्वेटर रीजन, ये हमारे पास होता है पोल रीजन। पोल रीजन में रेडियस हमारे पास कम होती है, लेकिन इक्वेटर रीजन पे सेंटर से रेडियस ज़्यादा होती है, और सेंटर पे अगर रेडियस ज़्यादा होती है तो स्मॉल ऑफ जी इक्वल टू क्या हो जाता है, जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर। अगर ये ज़्यादा तो ये कम। अब यहाँ पे पोल पे क्या, रेडियस कम है तो जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पोलर रीजन पे हमारे पास जी की वैल्यू स्लाइटली क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इक्वेटर पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये दोनों ऑप्शन कोई काम के नहीं। हमारे पास ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब जी की बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इंक्रीज एज हाइट इज इंक्रीजेस फ्रॉम द अर्थ। चलिए भाई देख लीजिए, यहाँ यहीं से देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास सपोज करिए आर था, ठीक है। उसके बाद हमने अब क्या किया कि इस अर्थ सरफेस से हम किसी हाइट पे चले गए, यहाँ से लेकर के यहाँ आ गए, इस हाइट पे चले गए। तो अब बताइए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब जब ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज एज द हाइट इंक्रीजेस, गलत है। अगर एच हाइट इंक्रीज करेगा तो जी क्या होना चाहिए था, डिक्रीज करना चाहिए था। डिक्रीज एज हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये हमारे पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। A geosynchronous satellite continuously active in orbit due to centripetal force which is obtained by। अब बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी आपको मैंने बताया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है वो हमको, जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है इस सैटेलाइट और इस प्लेनेट के बीच टूवर्ड द अर्थ सरफेस, वो कैसे जनरेट होता है, वो जनरेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड दिस प्लेनेट। यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है, रॉकेट इंजन, ये गलत। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाई अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाई सन। अब ये पहली बात तो क्या, जियोसिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस का मतलब अर्थ के चारों तरफ ये घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ ये घूम रहा है हमारे पास सैटेलाइट। अब यही ध्यान देना है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट ये हमारे पास मैन मेड सैटेलाइट होती है, और मैन मेड सैटेलाइट हम अपने अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए, अपने एडवांटेज के लिए, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन के लिए भेजते हैं। तो जब हमने यहाँ पे अर्थ पे भेजा होगा तो अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशन लग रहा है, सन की बात कहाँ जाए, तो सन वाला ऑप्शन गलत हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ बाई सैटेलाइट, अर्थ के ऊपर लगता है सैटेलाइट के थ्रू, और ये क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाई अर्थ।
तो अर्थ के द्वारा लगता है ना, ये अर्थ जो है हैवी मास होता है, इसका मास हैवी होता है, तो अर्थ फोर्स लगाता है इस सैटेलाइट के ऊपर और टूवर्ड द सेंटर लगता है, इधर लगता है। अब अगर ये ऑप्शन डी की बात आप करेंगे ना, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ से लगता है सैटेलाइट की तरफ, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब क्या, बाय द अर्थ ऑन द सैटेलाइट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस आल्सो। तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन फिर आपसे इस टॉपिक के लास्ट सेशन में ये बोलूँगा कि आप इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जा करके हमको एडवाइस करिए कि इस जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, कंटेंट तो मैं अपने कैपेबिलिटी के अनुसार बहुत ही अच्छा दे रहा हूँ, लेकिन आप इसमें और कुछ सुधार चाहते हैं, जो भी कुछ चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जा करके मेंशन करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।